प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे बलों के बारे में जान चुके हैं। अब कोई और बल बचा है क्या? एक बल बचा है जो दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोग में आता है, जिसके हमारे लिए कई लाभ भी हैं तो हानियां भी। जीवन में लाभ और हानि तो बच्चों चलती रहती है। किसी चीज के लाभ भी होते हैं तो किसी चीज की हानि भी होती है। उसी चीज की कुछ हानियां भी होती हैं। तो अब किस बल की बात कर रहा हूं जो आप दैनिक जीवन में हर रोज महसूस करते हैं, जिसके कारणवश आप नल के हत्थे में ग्रीस का भी उपयोग करते होंगे, या फिर आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल के अंदर जो ऑयलिंग है वो भी करते हैं जिसको कम करने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण की। क्या है ये घर्षण और कैसे दैनिक जीवन में हम इसे रोज देखते हैं, किस तरीके से ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और एक अहम हिस्सा है, कैसे ये हमारे चलने या गति के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। हमने न्यूटन के गति के सिद्धांत में धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो आज उसमें से एक और चीज जानने जा रहे हैं जिसे कहते हैं घर्षण। तो क्या है घर्षण, कहां से आता है, किस प्रकार का बल है, सारी बातचीत करेंगे बच्चों। घर्षण, तो आप हेडिंग डाल लीजिए घर्षण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए एक बॉक्स है, इसके ऊपर दूसरी बॉडी रखी है। मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक और डब्बा रखा है। आपने बच्चों टेबल को इस तरफ खिसकाया, टेबल पे बल लगाया इधर की तरफ, तो ये क्यों चला? साथ साथ चलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। या फिर आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली तो आप क्यों चले? बल तो ट्रेन के पहियों के बीच में लग रहा है, आप क्यों चले? आप कहेंगे उस ट्रेन का हिस्सा है, लेकिन आप में और ट्रेन के बीच में कहां इंटरेक्शन हो रहा है? जवाब है संपर्क बल, जो आपके बीच में और ट्रेन में होता है। मान लीजिए जब आप ट्रेन के नीचे फर्श पर, फ्लोर पर खड़े हुए हैं, तो उस समय आपके और ट्रेन के और आपके बीच में एक संपर्क बल होता है, और इस संपर्क बल के कारण ही आप ट्रेन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इस ट्रेन पे खूब सारा ऑयल पड़ा हुआ हो, खूब सारा ऑयल, तो उस जिस क्षण पर ट्रेन चलना चालू करेगी, यकीन मानिए दोस्तों, उस क्षण पर आप ट्रेन के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे, बल्कि ऐसा होगा कि ट्रेन आगे बढ़ते जाएगी और आप स्थिर एक जगह होंगे। समझ रहे हैं? किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? बाहर प्लेटफॉर्म के सापेक्ष। ऐसे खड़े हैं, दरवाजा आके मुंह पे टकराएगा बहुत जोर से। क्यों? उस समय आपके पास घर्षण बल नहीं है जो आपको आगे गति प्रदान करे। तो कितना महत्वपूर्ण है ये घर्षण हमारे चलने के लिए, ये जानेंगे। तो वास्तव में घर्षण बल कब आता है? क्या घर्षण, मेरे दोनों हाथ इस तरीके से, क्या भी इनके बीच में घर्षण होगा? लेकिन मैं ऐसे रगड़ूं, निश्चित तौर पर घर्षण होगा। तो ये घर्षण कब आया? या फिर मैं अपना एक हाथ रखा है, मैंने इस हाथ को पुश किया, यह हाथ क्यों बढ़ा? इसको आगे बढ़ाने के लिए जो कारक है वह है घर्षण बल। तो घर्षण बल कब आता है? जब दो सतहें हैं, ये दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती है। जब संपर्क में आती हैं तथा यह दोनों सतह आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति रखती हैं या आपेक्षिक फिसलन में होती हैं, तो इस आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए, या जो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है या फिसलन है, इनका विरोध करने के लिए जो बल आता है इसे कहते हैं घर्षण बल। और यह सतह की यह गुण ही घर्षण कहलाता है। तो ये घर्षण आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा। यानी कि जब दो बॉडीज, यानी कि दो, जब आपकी ये सतह हैं आपस में क्या कर रही हूं? रगड़ रही हूं, या आप इसको ऐसे बोलूं मैं कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, या सापेक्ष गति हो, या आपेक्षिक गति हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस आपेक्षिक गति का विरोध करने के लिए सतह द्वारा जो संपर्क बल आता है, या संपर्क बल का वह घटक जो सतह के समांतर होता है तथा आपेक्षिक गति या आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। है ना आसान? तो घर्षण बल हमें यहां पर समझ में आया बच्चों। तो कहां कहां आपने देखा है भाई? बताइए,
आप किस प्रकार से चल पाते हैं? देखिए, आप क्या करते हैं, जैसे ये अपनी धरती है, इस पे आप लोग बेटा पैर ऐसे करके धकेलते हो, तो क्या देती है धरती आप पे? उतनी ही एक प्रतिक्रिया का बल दे देती है। इस प्रतिक्रिया के बल के दो घटक होते हैं। एक घटक जो आपके तल के समांतर होता है, दूसरा घटक जो तल के अभिलंब होता है। जो अभिलंब होता है इसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया, इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन, और जो तल के समांतर होता है इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन या घर्षण बल। अब ये घर्षण बल आपको गति देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्यादातर पुरानी क्लास में, घर्षण वह बल है जो आपकी गति का विरोध करता है। तो क्या यह बात सही है? यहां तो आपको वास्तविकता में गति प्रदान कर रहा है घर्षण बल। तो याद रखिएगा, घर्षण बल गति का नहीं, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। और जो सतह की, जो आपकी स्पर्श सतह है, कॉन्टेक्ट सरफेस है, इनकी यही प्रवृत्ति घर्षण कहलाती है। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि घर्षण क्या है। तो आइए कुछ घर्षण की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या है डेफिनेशन घर्षण की, यानी कि फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन बल। तो यह कुल संपर्क बल का वह घटक है जो कि संपर्क सतह के समांतर लगता है। ठीक है, तथा इन सतहों के बीच में हो रहे जो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है या आपेक्षिक फिसलन हो रहा है तो उसका विरोध करता है। तो यही लिखिए आपके सामने डेफिनेशन। बच्चे स्क्रीन पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और डेफिनेशन को डिटेल में जान लेते हैं, तो स्क्रीन पॉज करके बच्चों नोट कर लो। तो बेटा मैंने जैसे डेफिनेशन था कि देखिए मान लीजिए कि आपकी कोई बॉडी कहां पे रखी है, यहां पर रखी है, और ये संपर्क में है, कुल संपर्क बल ऐसे लगा। ठीक, किसी वस्तु पर कुल संपर्क बल इस दिशा में लग रहा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। एक घटक जो ये तल है ना, जिस तल के ये संपर्क में है उसके समांतर होगा, और दूसरा घटक इस तल के अभिलंब में होगा। तो जो तल के समांतर है वो घटक होता है घर्षण, वो घटक होता है बच्चों घर्षण, और जो तल के अभिलंब में है उसे कहते हैं अभिलंब बल, अभिलंब बल, अभिलंब बल कहते हैं। और ये आपका क्या है? कुल संपर्क बल। ठीक है, ये कुल संपर्क बल है R, और ये नॉर्मल रिएक्शन N, ये घर्षण बल है FR। तो ये हो गया बच्चे आपका। अब देखो जैसे ये मेज रखी है, मेज के ऊपर गुटका रखा है, ये ब्लॉक रखा है बेटा। तो ये ब्लॉक अगर आप, जैसे मान लो ये इस मेज पे खूब सारा तेल पड़ा हुआ होता, तो आप धक्का देते, गुटका अपनी जगह रहता, मेज आगे खिसक जाती, ये अपनी जगह रहता, मेज आगे बढ़ती। लेकिन मेज खुरदुरी थी, गुटका भी बच्चों खुरदुरा था, तो रफ सरफेस थी, तो क्या होता है, तुम धक्का देते हो तो मेज के साथ गुटका भी आगे आगे चल रहा होता है। तो इस गुटके को अगर जैसे पहले क्यों नहीं चल रहा था? पहले घर्षण नहीं था। पहले क्या नहीं था? घर्षण नहीं था। खुरदरापन की वजह से क्या आ गया? घर्षण आ गया। तो वो घर्षण अगर नहीं चल रहा होता, मान लो ऐसे रहता, घर्षण है नहीं चल रहा होता, तो ये फिसलने की प्रवृत्ति आ जाती, इसके ऊपर फिसलने की प्रवृत्ति थी, और घर्षण बल ने इसी प्रवृत्ति को खत्म कर दिया, बोले साथ में चल, नहीं फिसलेगा रे तू, तो ये साथ में ले चला। तो हम क्या समझे? घर्षण वह बल है, याद रखना, घर्षण वह बल है जो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति को, यानी कि प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको अपोज कर रहा है, नहीं तू नहीं फिसलेगा। या फिर अगर फिसल रहा है तब भी विरोध कर रहा है, नहीं तू नहीं फिसलेगा मेरे ऊपर। तो दो संपर्क तल के बीच में लगता है ये बल, तल के समांतर होता है बल, फिसलन की प्रवृत्ति का विरोध करता है या फिर फिसलन का विरोध करता है। अब घर्षण क्यों आया, क्या रीजन है? पहले लोग मानते थे कि ऐसा होता था बच्चों, पहला का मानना था कि जैसे कि खुरदरी सरफेस है, एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ गए, देखा तो ऐसी सरफेस दिखाई दी, और दूसरी खुरदरी सरफेस इस तरीके से दिखाई दी। तो इन्होंने कहा कि इसके बीच में इंटरलॉकिंग हो गई, ऐसे फंस गए, जिसकी वजह से घर्षण आता है। पुराना मत ये था। लेकिन नया मत क्या कहता है
कि जब कोई दो सतहें आपस में क्या होती है, करीब आती है, तो इनके बीच में एक कूलाम्ब बल, यानी कि मैं कहूं तो वैद्युत बल लगने लगता है। इस वैद्युत किसके बीच में, अणु परमाणुओं के बीच में लगने लगता है, जिसके कारण आपका एक स्ट्रॉन्ग, बलशाली, एक ताकतवर कौन सा वैद्युत बल लगने लगता है इसके बीच में, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन आता है। तो आइए नया मत और पुराना मत क्या लिखना है देख लेते हैं बच्चों। तो फटाफट देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्या है भाई नया मत और पुराना मत। घर्षण की उत्पत्ति के कारण पुराना मत कहता है जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती हैं तो एक सतह का खुरदरापन दूसरी सतह से खुरदरेपन में फंस जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चों। और नया मत कहता है कि दो सतहों के बीच में वास्तविक संपर्क बिंदु पर सतहों के परमाणु तथा अणु एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण के कारण गति का विरोध होता है। तो ये आपके नए मत और पुराने मत है बच्चों। स्क्रीन पॉज करिए, इसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। आओ बच्चों घर्षण के प्रकार देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला जो घर्षण का प्रकार है भैया, ये है शुष्क घर्षण, इंग्लिश में कहते हैं इसे ड्राई फ्रिक्शन, और नॉर्मली इसे फ्रिक्शन भी बोला जाता है। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है जानेंगे। इसके बाद आता है आपका तरल घर्षण यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन बेटे, तो फ्लूइड फ्रिक्शन देखेंगे। इसके बाद आता है आपका आंतरिक घर्षण, आंतरिक घर्षण एक एक करके सबको समझेंगे। तो सबसे पहले आपका बच्चों देखते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन, यानी कि जब दो ठोस हैं, एक ठोस है दूसरा ठोस है, इनके बीच में कोई स्नेहक नहीं लगा है, यानी कि चिकना करने वाला तरल नहीं लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो, यानी कि दोनों की जो सतह है शुष्क है, इनके बीच में कोई तरल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा होगा उसे शुष्क घर्षण कहेंगे। तरल घर्षण, मान लीजिए आपकी नदी बह रही है, नदी आपकी देखो बेटा ये नदी का तल होता है, नदी के तल, अब देखो नदी के तल में कहते हैं कि पानी धीरे धीरे बह रहा होता है। नदी के तल से जुड़ी हुई जो पानी की लेयर होगी उसका जो वेग होगा शून्य होगा। ऊपर जाते जाओगे वेग बढ़ता जाता है, नदी का बहाव बढ़ता जाता है और वो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नदी का बहाव होता है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों ये हो रहा है कि इनके जो ये पूरी नदी का जो पानी है इसकी भिन्न भिन्न क्या है, तल है, इसके भिन्न भिन्न तलों के बीच में घर्षण का बल लग रहा है। यानी कि पानी की एक सतह दूसरी, देखिए पानी की ये पहली सतह हो गई, इसके ऊपर दूसरी सतह, ये ऐसे क्या कर रही है, तैर रही है, तो इसके बीच में क्या लग रहा है, घर्षण का बल लग रहा है। पानी की इसी घर्षण को हम कहते हैं साम्यता। ठीक है, अब मान लीजिए पानी के अंदर कोई ठोस गति कर रहा है, तो तरल जो है या फिर तरल के अंदर कोई ठोस गति कर रहा है, तो ये तरल जो ठोस के ऊपर घर्षण का बल लगाता है इसे श्यान बल कहते हैं। यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विस्कस फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में श्यान बल बोलते हैं। तो और ये जो घर्षण बल लगाने की प्रवृत्ति है पानी की सतह के बीच में, इसे साम्यता या फिर हम तरल की विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें समझ में आया कि तरल घर्षण क्या होता है। आंतरिक घर्षण, ये वस्तु के अंदर के बीच, एक वस्तु है उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है यानी कि अपरूपण हो रहा है, तो उस परिस्थिति में जो घर्षण बल आएगा उसे आंतरिक घर्षण बोलते हैं। तो बच्चों सारी परिभाषाएं हम एक एक करके देख लेते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर घर्षण के प्रकार। तो सबसे पहले ये बता चुका हूं मैं कितने प्रकार के हैं, शुष्क घर्षण, तो इसकी परिभाषा लिख लेनी है साथ ही साथ। जब संपर्क में स्थित दो अस्नेहक ठोस सतहें एक दूसरे पर फिसले या फिसलने का प्रयास करें तो उनके मध्य यह बल उत्पन्न होता है, इसे कूलाम घर्षण भी कहते हैं। अभी मैंने आपको सारी बातें बताई। तरल घर्षण, जब किसी द्रव की आसन्न परतें अलग अलग वेगों से गति करें, बेटा ये वाली बात है। तो क्या है, जब किसी द्रव की आसन्न परतें अलग अलग वेगों से गति करती हैं तो उनके बीच घर्षण जो होता है वो साम्यता, इंग्लिश में इसे विस्कोसिटी कहते हैं बच्चों। ठीक,
आगे बात सुनो, जब कोई ठोस वस्तु किसी तरल में गति करे तो तरल से उत्पन्न घर्षण को श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स भी कहते हैं। इन सभी को हम द्रव्य अभियांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे बच्चों। आगे आंतरिक घर्षण देखते हैं बच्चों। इंटरनल फ्रिक्शन, जब ठोस वस्तु में अपरूपण होता है तो भिन्न भाग अंदर ही एक दूसरे पर फिसलते हैं, यानी कि डिफॉर्मेशन हो रहा हो। आपने किसी सॉलिड को, जेली देखिए, जेली जेली को आपने ऐसे करके खींचा तो उसके आंतरिक जो परतें हैं एक दूसरे पे क्या हो रही होती है, फिसल रही होती हैं। ठीक, तो अब यही बात यहां पर फिसलते हैं तथा घर्षण बल लगता है, तो इसी घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, आंतरिक घर्षण बल कहते हैं। और इससे सदैव ऊर्जा की क्या होती है बच्चों, हानि होती है। अब देखो, शुष्क जो आपका घर्षण है, ये शुष्क घर्षण जो है ये अब सिंपल घर्षण कहलाता है, यानी कि साधारण तौर पे हम घर्षण बोलते हैं, इस बात से हमारा तात्पर्य केवल शुष्क घर्षण से ही है, ड्राई फ्रिक्शन से ही है। ठीक, तो शुष्क घर्षण के भी प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। पहले स्क्रीन पॉज करो और ये डेफिनेशन सारी नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों, आपका जो ड्राई फ्रिक्शन है यानी कि शुष्क घर्षण है, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, आइए जानते हैं। ड्राई फ्रिक्शन पहला इसका जो प्रकार है बेटा, ये आपका कहलाता है स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण। और बेटा इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो गया। दूसरा आपका जो प्रकार कहलाता है गतिक घर्षण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। उदाहरण से समझेंगे कि क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला हम समझ रहे हैं बेटा स्थैतिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। क्या है स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो, जैसे कि मान लो एक रफ सरफेस है यानी कि एक खुरदरी सतह है, ठीक है बेटा, आपने इसके ऊपर एक बक्सा रख दिया है, ये बक्सा रखा है, खुरदरी सतह है, दोनों बक्सा ऐसे रखा है, बक्से की भी खुरदरी सतह है और इस तल की भी खुरदरी सतह है। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब आगे ध्यान से समझो, आपने मान लो यहां पर ये 10 किलो का बक्सा है, आपने यहां पर 1 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु आगे नहीं बढ़ी। तो क्यों नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? तो कोई तो बल आया होगा जिसने इस बल का विरोध किया होगा, वस्तु पर कोई तो बल क्षैतिज दिशा में आया होगा जिसने इसका विरोध किया होगा। वो बल कौन सा था? वो बल था घर्षण का, जो इधर आया 1 न्यूटन का। ध्यान से समझना। तो क्या वस्तु वास्तव में एक दूसरे के ऊपर फिसल रही थी? जवाब है नहीं। तो क्या अभी घर्षण बल है? हाँ। तो ये फिसलने की प्रवृत्ति रख रही थी? हाँ। तो इस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए जो घर्षण बल आता है, वो घर्षण बल आपका स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के आपेक्ष, या मैं कहूं जब दोनों वस्तुएं, जब दो सतहें एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होती है, किंतु आपेक्षिक गति की प्रवृत्ति रखती है, तो इस परिस्थिति में जो घर्षण बल आता है इस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए, वो आपका स्थैतिक घर्षण कहलाता है ना? आसान बातचीत। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा एक दूसरे के आपेक्षिक विरामावस्था में हो, यानी कि इसके, देखो इसकी सतह के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसकी कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में 10 kg की जो ये आपका ब्लॉक है, इसका रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टेशनरी है। लेकिन इस परिस्थिति में जो घर्षण बल आ रहा है वो इस, अगर ये रफ नहीं होता तो ये स्लिप हो जाता, ये फिसल जाता। तो आपकी प्रवृत्ति तो है फिसलने की, लेकिन फिसल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ये रफ है। रफ होने से क्या हो गया? घर्षण आ गया, और घर्षण ने इस फिसलने की प्रवृत्ति का विरोध कर दिया। तो जब दो सतह एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में हो तथा उनके बीच में आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति हो, तो इस परिस्थिति में जो घर्षण बल आता है आपका स्थैतिक घर्षण कहलाता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है।
एक जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, यानी कि ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण जो है अपने आप ही अपनी दिशा तथा परिमाण को परिवर्तित कर सकता है। कैसे कर सकता है जानना चाहोगे? देखो कैसे कर सकता है, देखो बच्चों ध्यान से समझना सारी बातों को। तो जैसे ये मान लो 10 केजी का बेटा ब्लॉक रखा है यहाँ पे, आपने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, 10 केजी का ब्लॉक और खुरदुरी सतह है, यानी कि रफ सरफेस है, इस पर रखा है। आपने 1 न्यूटन का बल लगा दिया, वस्तु नहीं चली, आपको बेइज्जती महसूस हुई, आपने कहा इधर से नहीं चलेगी ये। अब पहले देख लो, 1 न्यूटन का जब बल लगाया वस्तु नहीं चली, इसका मतलब जो आपका घर्षण का बल है वो इधर आया, फ्रिक्शन का फोर्स इधर आया और 1 न्यूटन का आया। ठीक, आपको बेइज्जती महसूस हुई, आपने क्या करा 2 न्यूटन का बल लगाया, तो अब भी वस्तु नहीं चली। तो इसका मतलब जो वस्तु पर घर्षण का बल आया 2 न्यूटन का आया और विपरीत दिशा में आया, जिस दिशा में आपने बल लगाया था उसके विपरीत दिशा में आया। बच्चों आपने कहा ठीक है, आपने 3 न्यूटन का बल लगाया, वस्तु तब भी नहीं चली। तो ऐसी परिस्थिति में 3 न्यूटन का घर्षण का बल सतह ने दिया, जिसके कारण वस्तु नहीं चल पाई। अब आपने कहा भैया देखो ऐसा है, ये दिशा ही मनहूस है, हम नहीं लगाएंगे। और आपने सोचा यार घर्षण तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस दिशा में लग रहा है, एक काम करता हूं मैं पीछे से जाऊंगा, 1 न्यूटन का बल लगाऊंगा, घर्षण तो इधर की तरफ ही लग रहा है, 2 न्यूटन का बल हो जाएगा, वस्तु चल जाएगी। आप बहुत होशियार, घर्षण आपसे सवा होशियार। तो आपने क्या किया, आप गए वस्तु के पीछे, बक्से के पीछे गए, 1 न्यूटन का बल लगाया, तब भी वस्तु नहीं चली। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया कि घर्षण इधर की तरफ आ गया, घर्षण की दिशा, घर्षण बल की दिशा भी परिवर्तित हो गई और 1 न्यूटन का हो गया। आपने 2 न्यूटन का बल लगाया, फिर वस्तु नहीं चली, तो घर्षण का बल 2 न्यूटन का हो गया। यानी कि घर्षण का बल अपने आप ही स्वतः ही खुद को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका स्थैतिक घर्षण है ये एक खुद को समायोजित यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक, ये अपना परिमाण तथा दिशा स्वयं से परिवर्तित कर सकता है। तो बच्चों ये बात समझने की है। तो हमने स्थैतिक घर्षण के बारे में जाना। अब देखो क्या है, ध्यान से समझना, सारी बातें समझेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक बक्सा रखा है, ठीक है, ये बस बक्सा फिर से 10 केजी का बक्सा, खुरदरी सतह पे तुमने 1 न्यूटन का बल लगाया, नहीं चली रे। 2 न्यूटन का बल लगाया, फिर भी नहीं चली भाई। 3 न्यूटन का बल लगाया, नहीं चली। 4 न्यूटन का बल लगाया, नहीं चली। और जैसे ही बस 4.9 न्यूटन का बल लगाया, इससे तुमने जरा सा ज्यादा किया, वस्तु चल जाएगी। यानी कि वस्तु गति के एकदम किनारे पे, यानी कि 4.9 से एक जरा सा भी बड़ा बल, आपका लगाया हुआ बल, बाह्य बल जरा सा भी बड़ा, ऐसी परिस्थिति में वस्तु गति में आ जाएगी। यानी कि इस परिस्थिति में आपकी जो सतह है घर्षण का बल दे रही है उसका मान है 4.9, और वस्तु अगर इससे जरा सा भी, यानी कि जैसे 4.9 से 5 की वस्तु गति में आ गई, यानी कि सतह इससे ज्यादा घर्षण नहीं दे सकती। इस वस्तु 10 किलो की वस्तु के लिए, इस परिस्थिति के लिए सतह इससे ज्यादा घर्षण नहीं दे सकती। तो जैसे ही 5 न्यूटन का हुआ, वस्तु गति में आ गई। लेकिन 4.9 से जरा सा ज्यादा हो रहा है, वस्तु गति में आ रही है, लेकिन 4.9 पर वस्तु गति में नहीं है, रुकी हुई है। यानी कि ये आपका स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है, ये स्थैतिक घर्षण का बच्चों अधिकतम मान है। तो इस स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीमांत घर्षण, जिसे इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं बच्चों। तो घर्षण, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु होती तो किसमें है?
वस्तु होती तो विरामावस्था में एक दूसरे के सापेक्ष, किंतु इससे जरा सा अगर हम बल लगा देंगे तो वस्तु गति में आ जाएगी, तो वह घर्षण का बल आपका कहलाता है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या समझा, हमने स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करी। मान लो अगर आप ऊपर से एक और बल लगा दो, ऊपर से ऐसे करके और दबा दो, तो अब आपका ये बल बढ़ जाएगा सीमांत घर्षण का। ध्यान से सोचो, किसी चीज को आपको अगर रोकना होता है, ऐसे छोड़ा गिर जाएगी, ऐसे रखा गिर जाएगी, लेकिन आप ऐसे दबा के रखो। उदाहरण देखो बच्चों, ये ऐसे रखा, ध्यान से देखना, अभी ऐसे रखा क्या होगा, गिर गई, ऐसे रखा क्या हुआ, गिर गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दबा के रखता हूं, नहीं गिरी, मैं तो बल तो इस दिशा में लगा रहा हूं, लेकिन ये रुक इस दिशा में गई, कारण मैंने इंटरलॉकिंग बढ़ा दी, या मैं कहूं मैंने अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ा दी। या इस परिस्थिति में बच्चों जब आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ जाती है तो सीमांत घर्षण का मान बढ़ जाता है, सीमांत घर्षण का मान बढ़ जाता है। और अगर सीमांत घर्षण का मान बढ़ जाता है तो अब आपको ज्यादा बाह्य बल की आवश्यकता है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए। तो आपका सीमांत घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण उस समय आता है जब वस्तु, कब आता है, सीमा हर समय लग रहा होता है, नहीं, सीमांत घर्षण आपका उस समय आता है जब वस्तु बस गति आरंभ करने वाली है किंतु गति में नहीं है। यह सतह द्वारा दिया गया उस वस्तु, उस परिस्थिति के लिए अधिकतम स्थैतिक घर्षण का मान होता है। तो आइए बच्चों सारी परिभाषाओं को देख लेते हैं ताकि हमारे नोट्स भी लगातार बनते रहें। तो बच्चों देखो, जो आपका सीमांत घर्षण का मान होता है ना, सीमांत घर्षण का मान जितनी ज्यादा आपकी अविलंब प्रतिक्रिया होगी उतना ज्यादा सीमांत घर्षण का मान बढ़ता जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको 20 केजी का अगर ब्लॉक हिलाना है तो ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, अगर 5 किलो का हिलाना है तो उसके लिए कम बल की आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है। तो क्या बढ़ जा रहा है, आपकी अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जा रही है। देखो यहां पर धरती माता नीचे mg फोर्स लगाएंगी, n ऊपर लगेगा, n बराबर 20g हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा बल की घर्षण बल ज्यादा आएगा, तभी तो ज्यादा बल की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका 5g नीचे और n 5g के बराबर होगा ऊपर, तो यहाँ पर कम घर्षण बल की आवश्यकता है क्योंकि आपकी नॉर्मल रिएक्शन कम है या अविलंब प्रतिक्रिया कम है, तो इसमें कम घर्षण बल की आवश्यकता होता है। यानी कि सीमांत घर्षण का मान जो है वो आपकी अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। मैं स्थैतिक घर्षण की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं सीमांत यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये हो गया। सीमांत घर्षण जो वस्तु है या वस्तुओं की सतह है उनके खुरदरे पर भी निर्भर करता है। तो जब भी हम ये समान अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, नियतांक ये कहलाता है म्यू एस, और म्यू एस आपका सीमांत घर्षण का नियतांक कहलाता है। तो बच्चों इस कंडीशन में आप देखें, ये जो म्यू एस है आपका, ये म्यू एस किस पर निर्भर करता है, म्यू एस निर्भर करता है सतह पर निर्भर करता है ना। अगर आपकी जो वस्तु है ज्यादा खुरदरी है तो आपका घर्षण का बल का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी वस्तु चिकनी है, कम खुरदरी है, तो घर्षण का मान, जो घर्षण बल का मान है बच्चों वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू एस किस मटेरियल की बनी है सतह, उसके ऊपर निर्भर करता है। कितनी खुरदरी है, कितनी चिकनी है, इस बात पर निर्भर करता है आपका घर्षण का मान। तो आगे की बात करते हैं बच्चों, क्या घर्षण का मान बेटे आपकी वस्तु की जो सतह है उसका क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो याद रखें, घर्षण बल का मान वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर तब तक नहीं करता जब तक अविलंब प्रतिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। यदि क्षेत्रफल के साथ वस्तु की अविलंब प्रतिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो आपका फ्रिक्शन है यानी कि सीमांत घर्षण का मान है वो परिवर्तित हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ वस्तु के जो वस्तु पर लग रही अविलंब प्रतिक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो बेटा ऐसी परिस्थिति में आपका घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये सीमांत घर्षण के नियम थे जो मैंने आपको अभी बताए। अब चलो एक एक करके सारे नोट्स बनाने की बातचीत कर लेते हैं। नोट्स भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखो, स्थैतिक घर्षण अभी बताया है, यह वह घर्षण बल है जो
कि एक दूसरे के संपर्क में स्थित दो सतह के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ करने से पहले प्रभावी होता है। यानी कि दो सरफेस है, इनके बीच में ये एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, तो इस समय गति तो नहीं है सापेक्ष, तो इससे पहले गति सापेक्ष गति नहीं है, उससे पहले जो घर्षण बल लग रहा है इसी को हम कहते हैं आपका स्थैतिक घर्षण। ठीक है, इसकी प्रकृति स्वतः समायोजित होने की है। समायोजित मैंने आपको बताया था, इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, तो आपका घर्षण बल का मान, दिशा तथा परिमाण दोनों ही खुद से समायोजित यानी कि एडजस्ट, संयोजित या गलत बोल गया होगा, ध्यान से देखना, शायद समायोजित ही बोला बच्चों, तो समायोजित करने की है। तो इसको आप लिख लें इस बात को। सीमांत घर्षण के नियम मैंने आप लोगों को बताए। सीमांत घर्षण बल दोनों सतह के मध्य लगने वाले अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, अभी बता दिया मैंने आपको, आगे जानिए। ठीक है, सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाली सतहों के आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता जब तक कि संपर्क वाली दो वस्तुओं की अविलंब प्रतिक्रिया समान रहे। यानी कि अगर अविलंब प्रतिक्रिया का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपका जो फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। सीमांत घर्षण संपर्क सतहों के पदार्थ तथा उनके चिकने या खुरदरे पर निर्भर करता है। इसका मान अन्य प्रकार के घर्षण बलों से सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो हमने अभी बच्चों सीमांत घर्षण के बारे में जाना। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। इससे पहले वो जाने, स्क्रीन पॉज करिए, इसको नोट करिए। देखो बच्चों, घर्षण की थ्योरी पढ़ना तो बहुत आसान है, घर्षण तो ये होता है वो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैंने देखा है ज्यादातर बच्चों को घर्षण बल की दिशा निकालने में बड़ी समस्या रहती है। किस तरीके से घर्षण बल की दिशा निकालें? तो अभी हमने स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है, तो इस परिस्थिति में किस प्रकार से घर्षण बल की हमें दिशा देखनी है, आइए जानते हैं। तो घर्षण बल की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे, आइए सीखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मान लीजिए एक वस्तु है, ये 1 kg की वस्तु है, ये वस्तु इधर की तरफ v वेग रखती है, इधर की तरफ मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर की तरफ जा रही है। ये सतह आपकी खुरदरी सतह है, घर्षण है इसमें, खुर टरी नहीं, दरी दरी खुरदरी सतह है, घर्षण है बच्चों इसमें। तो जब यहां पर घर्षण है और मान लीजिए 1 न्यूटन का बल आप इस दिशा में लगा रहे हैं, तो बताइए घर्षण बल सतह पे किस दिशा में लग रही होगी? क्या बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा होगा या वेग के विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा होगा? जरा स्क्रीन पॉज करिए और बताइए, इधर की तरफ या इधर की तरफ? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि घर्षण बल हमेशा आपेक्षिक वेग का विरोध करता है या आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो इस समय अगर मैं इस सतह को 1 कह दूं और ये जो आपकी वस्तु है इसकी सतह को 2 कह दूं, तो सतह 2 का जो वेग है वो इधर हो गया v, सतह 1 का वेग जो है वो हो गया 0। तो सतह 1 के सापेक्ष सतह 2 का आपेक्षिक वेग देखिए, सतह 1 के सापेक्ष सतह 2 का आपेक्षिक वेग लिखेंगे v2 माइनस का v1। यानी कि आप इस सतह पे लेटे हैं और आप देखेंगे ये वस्तु किधर की तरफ जा रही है, तो आपको पता चलेगा भैया ये वस्तु आगे की तरफ जा रही है। तो v2 का जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और v1 है 0। तो बच्चों आ गया सतह 1 के सापेक्ष सतह 2 का आपेक्षिक वेग, वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो निश्चित तौर पर जो घर्षण बल होगा इस आपेक्षिक वेग के विपरीत दिशा में लग रहा होगा, तो घर्षण बल आपका यहां लग रहा होगा। तो हमने सीखा कि किस तरीके से घर्षण बल की दिशा देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। एक टेबल है बच्चों, टेबल पर एक वस्तु रखी है, तो इस बात से, इस उदाहरण से हम ये भी सिद्ध करेंगे कि घर्षण कभी भी आपका जरूरी नहीं है घर्षण हमेशा गति का विरोध करे, घर्षण हमेशा आपेक्षिक गति या सापेक्ष गति का विरोध करता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष या एक सतह की दूसरी सतह के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो यहां पर लिख लीजिए, घर्षण हमेशा गति का विरोध, बेटा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, गति का विरोध करता है, गति नहीं, गति का विरोध नहीं करता, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का। तो आप
घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता। बल्कि आपेक्षिक। बच्चों ये देख लेना एक बार, हो सकता है बल्कि मैंने गलत तरीके से लिख दिया हो, मुझे कमेंट में बता देना। मेरे प्रयास हैं अनुवाद करने के, हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो। लेकिन हाँ, कंटेंट में कोई गलती नहीं है। हिंदी में लिखने में मुझसे हो सकता है त्रुटि हो जाए, मैं इसको जरूर सुधार रहा हूं, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है। अगर मुझसे गलती होगी तो मैं आप लोगों को कैसे ज्ञान सही दूंगा। लेकिन कंटेंट में बच्चों कोई गलती नहीं है, निश्चित रहे। बहुत उच्च क्वालिटी का आपको कंटेंट मिल रहा है, बहुत शानदार। मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स उठाई, उससे ढूंढा, मैंने रसनिक हेलिडे उठाई, नेल्सन पार्कर उठाई, इन सब से ढूंढा, उसके बाद आपके लिए कंटेंट लेके आया हूं। वही सारा कंटेंट जो इंग्लिश में था हिंदी में मिलेगा। तो कहीं अगर मुझसे लिखने में त्रुटि हो जाए तो कृपया करके मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और मुझे बताइएगा कि वो त्रुटि क्या थी, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। इसके लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं, जरूर सहायता कीजिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो बता रहा हूं मैं आपको, भौतिकी में मेरी गलती नहीं होगी, हिंदी में गलती कभी कभी हो सकती है, जिसका मुझे भी दुख है। किंतु धीरे धीरे प्रयास से मैं भी सुधर जाऊंगा हिंदी में। तो जरूर सहायता कीजिएगा बच्चों। तो क्या कह रहे थे हम? बल्कि घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता, बल्कि आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब देखिए, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे बक्सा रखा है, आपने टेबल को धक्का दिया, टेबल आगे चलने लगी। टेबल का वेग आपको मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड, मैंने कह दिया टेबल का वेग वीटी है, और ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस पे रखा है। तो आप देखिए, क्या घर्षण इस समय जो ब्लॉक पे लग रहा होगा, क्या ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? जरा ध्यान से सोचिएगा। जिस समय जिस समय आपने इस पे बल लगाना चालू किया, टेबल पे बल लगाना चालू किया, उस समय की बात कर रहा हूं, उस क्षण की बात कर रहा हूं। उस क्षण पे क्या हुआ? इसने कुछ गति पा ली। इसको गति कैसे आई होगी, इस पे फ्रिक्शन कैसे आया होगा, ये देखना चाहते हो? तो मान लो कि सतह जो है खुरदरी है ही नहीं, सतह आपकी चिकनी है। तो चिकनी अगर सतह है तो उस समय घर्षण का बल तो शून्य रहा होगा। तो उस परिस्थिति में क्या रहा होगा? उस परिस्थिति में आपका ये चला ही नहीं होगा आगे। मेज सरकती चली गई और वस्तु वहीं रही। मेज सरकती चली गई, वस्तु वहीं रही, तो वस्तु का वेग तो शून्य हो गया और मेज का वेग मान लीजिए v हो गया। तो घर्षण क्या करता है? घर्षण हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो आपेक्षिक गति की दिशा कैसे निकालूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं सतह, मेज की सतह के सापेक्ष वस्तु या ब्लॉक का आपका क्या निकालूंगा? आपेक्षिक वेग निकालूंगा। तो मेज के वेग के सापेक्ष ब्लॉक का जो वेग है vb माइनस vt। मैंने मान लिया है कि अभी मेज खुरदरी है ही नहीं, पूरी सुपर चिकनी है बच्चों, तो इसका वेग शून्य और इसका vt। तो क्या होगा? टेबल पे आप लेट के देखोगे तो ये ब्लॉक आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, यही तो होगा। अगर आप टेबल के सापेक्ष बात करें, टेबल पे आप देखे हो ये तो ऐसे रुका हुआ है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कहोगे मैं नहीं बढ़ रहा, ये ब्लॉक मेरे ऊपर से पीछे जा रहा है। टेबल के कड़ कहेंगे ये ब्लॉक मेरे ऊपर से ऐसा जा रहा है, यही तो कहेंगे। तो इस बात का मतलब यह है कि टेबल की सतह के सापेक्ष ब्लॉक की सतह का वेग पीछे की तरफ हो गया। तो ये जो घर्षण आया होगा जब ये सतह खुरदरी हुई होगी, तो जो घर्षण आया होगा वो देखिए आगे की तरफ आया और इसको गति आगे की दिशा में दिलाई। तो हम यहां से कह सकते हैं कि गति का, घर्षण हमेशा गति का विरोध नहीं करता, बल्कि आपेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई। चलिए कुछ और सीखते हैं बच्चों। मान लो एक आपकी खुरदरी सतह है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, 10 केजी का ब्लॉक रखा है। यहां पर स्थैतिक घर्षण नियतांक का मान जो दे रखा है 0.3 दे रखा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया। तो सबसे पहला बात यह है कि क्या यह वस्तु गति में आएगी? आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तो क्या यह वस्तु गति में आएगी? ये ब्लॉक गति में आएगा? दूसरा सवाल,
यदि नहीं आएगा तो घर्षण का बल का मान क्या होगा उस परिस्थिति में घर्षण। तो देखो बच्चों गलती क्या होती है, आप लोग क्या करते हो, अच्छा ये दे रखा है फ्रिक्शन, क्या गलती करते हो, गलती बता रहा हूं आप लोगों की गलती। तो आप लोग क्या गलती करते हो, फटाफट ध्यान से देखो, गलती ये करते हो बच्चों की, आपने लिखा एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है, 0.3 एन की वैल्यू देखो, एन ऊपर लग रहा होगा और एम जी नीचे लग रहा होगा। एन का मान 10 गुणा जी का मान 10, 100 न्यूटन हो गया। तो आपने 100 से गुणा कर दी तो 30 न्यूटन कह दिया, बल घर्षण का 30 न्यूटन का है। यानी कि आपका 10 न्यूटन का इधर लग रहा है और सतह आपकी गलती है, ये बच्चों गलती 30 न्यूटन, 30 न्यूटन सतह ने इधर लगा दिया। ऐसा देखा है कि 10 न्यूटन का आपने इधर लगाया, वस्तु ने 30 न्यूटन का आप पे लगा दिया, आप ही भाग जाओगे यार। ऐसा थोड़ी होता है कि वस्तु को पीछे धकेलना चाहते थे, वस्तु आपको आगे धकेल दे। बच्चे घर्षण नहीं होगा वहां पर आपका कुछ और होगा। वहां पर भूत प्रेत बाधा है। अरे कुछ नहीं होता भूत प्रेत, ठीक है मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कंसेप्ट गलत है आपका, कंसेप्ट गलत है, कंसेप्ट ही रॉन्ग है। तो याद रखिएगा यहां पर ये हो गया गलत। ये सीमांत घर्षण है बच्चों, जो आपने 30 न्यूटन निकाला ये सीमांत घर्षण है। घर्षण वह घर्षण का बल जो सतह अधिकतम दे पाती है। तो सीमांत घर्षण 30 न्यूटन है, यानी कि 30 न्यूटन से ज्यादा का बाह्य बल होगा तो वस्तु गति में आएगी, अन्यथा वस्तु गति में नहीं आएगी। तो अभी जो बाह्य बल है हमारा 10 न्यूटन का है, जो कि छोटा है 30 न्यूटन से, तो निश्चित तौर पर वस्तु गति में नहीं आएगी। और ऐसी परिस्थिति में आपका स्थैतिक घर्षण लग रहा होगा, उस स्थैतिक घर्षण की दिशा बाह्य बल की दिशा के विपरीत होगी और बल का मान 10 न्यूटन होगा। ये आंसर होगा। हमने एक और चीज समझी, और इस प्रकार के हजारों सवाल मिलेंगे और ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। लेक्चर अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, कहीं कोई दिक्कत लगी हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं अब चलता हूं, आप मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।